देखिए, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम। देखिए, ऊंट की बात करें तो ऊंट आपका कैसा है? एक शाकाहारी जानवर है। ऊंट एक कैसा जानवर है? शाकाहारी जानवर है। ये 5 से 7 दिन तक, यानी कि अगर पेट भर जाए इसका, तो ये 5 से लेकर 7 दिन तक आपका बिना खाए पिए रह सकता है। और ऊंट को 2014 में, राजस्थानी ऊंट को 2014 में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया जा चुका है। राजस्थान का राज्य पशु। और ऊंट विकास योजना 2016 में चलाई गई थी। ऊंट विकास योजना, ऊंट विकास योजना कब चलाई गई थी? 2016 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले अपन क्या करते थे, जैसे ऊंट का वैज्ञानिक नाम अपन को याद रखना है, तो इंग्लिश में ऊंट को अपन क्या बोलते हैं? कैमल बोलते हैं। इसलिए अपन कैमल से कैमेलस ये याद रखते थे। लेकिन आजकल एग्जामिनर भी थोड़ा शाना हो गया। एग्जामिनर क्या करता है? कैमेलस सभी ऑप्शन में दे देता है। अब जिसने इंग्लिश के कैमल से कैमेलस याद किया था, वो यहाँ पर आकर के वो फंस जाता है, क्योंकि कैमेलस उसको सभी ऑप्शन में दिखाई दे जाता है। लेकिन अब हमको भी थोड़ा एडवांस होने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कैमेलस से काम नहीं चलेगा। कैमेलस से आगे वाला भाग है वो भी अपन को याद रखना पड़ेगा। देखिए, होता क्या है, आजकल शादियों में आपने देखा होगा कि जो ऊंट है और जो घोड़ी है, उनके नचाने का काम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले 4-5 सालों से अगर देखा जाए तो। क्योंकि शादियों में बारात में अगर जाते हैं अपन, तो जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो लेकर जाते हैं, लगभग नॉर्मल आदमी तो सभी नहीं लेकर जाते हैं। तो ऊंट और घोड़ी के नचाने का प्रोग्राम है वो भी होता है। तो नचाने का जो प्रोग्राम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नाचने वाले प्रोग्राम को ड्रामा बोलते हैं। इसलिए ड्रामा कौन करता है? कैमल यानी ऊंट करता है। तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ड्रामा से ड्रोमेडेरियस, तो ड्रामा से ड्रोमेडेरियस बन गया। यहाँ पर देखिए ड्रामा छुपा हुआ है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वरना आपको किसी और तरीके से याद होता है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, आपको पशु और नस्ल दे रखी है। कौन सी नस्ल है वो कौन से पशु की है, ये आपको बताना है। तो अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि आपका जो जैसलमेरी नस्ल का ऊंट होता है वो सवारी के लिए जाना जाता है, जबकि बीकानेरी नस्ल का जो ऊंट होता है ये माल ढोने के लिए या बोझ उठाने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से आप बीकानेरी से समझ सकते हैं, बीकानेरी जो आपको नस्ल दे रखी है ये किसकी नस्ल है? ऊंट की नस्ल है। इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद में पिछले वीडियो में अपन ने ये भी बात की थी कि आपकी राठी है, थार पारकर है, ये किसकी नस्ल है? आपकी गाय की नस्ल है। तो यहाँ से आप गाय से राठी ये भी मिलान कर लेंगे, इतना मैं समझता हूं। उसके बाद में अपन ने भेड़ की बात की थी, मगरा, चोकला, ये क्या है? भेड़ की नस्ल है। तो मगरा यहां पर आपको दे रखा है, तो भेड़ की नस्ल मगरा। अगर आपको बकरी का नहीं भी पता था तो भी आप आराम से ये बकरी का जखराना निकाल सकते थे, यानी कि 2, 3, 4 और उसके बाद में 1। तो यहाँ पर 2, 2, 3, 3, लेकिन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। इसका मतलब आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भेड़ है, ऊंट है, बकरी है, गाय है, इनकी नस्ल याद करने के लिए हमने आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो हमारे चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं। टाइम टू टाइम ये अपडेट होते रहते हैं। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, पशु की नस्ल दे रखी है और वो पशु, यानी फिर वही है कि कौन सी नस्ल है वो कौन सी पशु की नहीं है। इस बार सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। नाली भेड़, बिल्कुल नाली जो नस्ल है वो किसकी? आपकी भेड़ की नस्ल है। नागौरी गाय, नागौरी गाय की नस्ल है क्या? बिल्कुल है। शेखावटी बकरी की नस्ल है, बिल्कुल है, शेखावटी बकरी की नस्ल है। जबकि मालपुरी भैंस, मालपुरी भैंस की नस्ल नहीं है। मालपुरी किसकी नस्ल है? आपकी भेड़ की नस्ल है। ये आपकी कैसी नस्ल है? भेड़ की देसी नस्ल है। भेड़ की देसी नस्ल है। कौन सी? मालपुरी। इसका नाम के पीछे भी एक कारण है। जो टोंक, राजस्थान का टोंक जिला है, टोंक का जो मालपुरा शहर है, मालपुरा शहर उससे संबंधित है। टोंक के मालपुरा शहर से ये संबंधित है, इसलिए मालपुरा से मालपुरी नस्ल का नाम पड़ा है। ये मुख्य रूप से आपकी टोंक में पाई जाती है। इसके अलावा जयपुर में, दौसा में, करौली में, सवाईमाधोपुर में, यहाँ पर ये मुख्य रूप से मालपुरी नस्ल की भेड़ है, ये पाई जाती है। ये देसी नस्ल है, ये भेड़ की है, भैंस की नहीं है। सुमेलित नहीं है वो पूछा था, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? ये आपको बताना है। उस अधिकारी का नाम बताना है जिसने राजपूत राज्यों से संधि की थी 1818 तक। देखिए, 1818 तक लगभग राजस्थान की सभी रियासतों ने संधि कर ली थी। कुछ 1-2 रियासत रही थी। 1818 तक लगभग सभी रियासतों ने संधि कर ली थी। और आपके जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, उनके कार्यकाल में अधीनस्थ जो गठबंधन की संधियां हुई थी वो हुई थी। लेकिन 3 रियासतों के बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ABD, ABD। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो AB डिविलियर्स का नाम आपने सुना होगा, उसी से आप याद रख सकते हैं। A से अलवर, B से भरतपुर और D से धौलपुर। तो इस ABD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इसने जो संधि स्वीकार की थी ये आपकी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में,
लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में संधि स्वीकार की थी। तो ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है। आपको पूछा गया था 1818 में राजपूत राज्य की ओर से संधि करने वाला अधिकारी कौन था आपका, तो चार्ल्स मेटकॉफ था। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पिछली बार जो एग्जाम हुई थी उसमें ये पूछा गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है। देखिए ख्यात क्या होती है, कोई भी आपका जो राजा होता है, कोई भी राजा होता है उसके दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन होता है। किसी भी राजा के दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन होता है। दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन होता है, वही आपकी क्या होती है, ख्यात होती है। और आपकी जो दयालदास ख्यात है ये किसके द्वारा रचित है, ये दयालदास के द्वारा रचित है। और इस दयालदास ख्यात के अंतर्गत राव बिक्का से लेकर के बीकानेर के जो महाराजा है सरदार सिंह तक, यानी कि बीकानेर के राजा राव बिक्का से लेकर सरदार सिंह तक का वर्णन किया गया है। कौन सी ख्यात में, दयालदास ख्यात के अंतर्गत। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि नैनश्री ख्यात राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात कौन सी है, राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात पूछा जाए तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, नैनश्री ख्यात। ये राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात है। तो इसमें दयालदास ख्यात है वो बीकानेर के शासकों से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सामूगढ़ के युद्ध कब हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 30 मई 1658 को। किसके बीच में हुआ था, औरंगजेब, कौन सी जेब, औरंगजेब वर्सेज दारा शिकोह है। औरंगजेब वर्सेज दारा शिकोह है, इसके बीच में युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और दारा शिकोह की पराजय हुई थी। इसे सामूगढ़ के युद्ध में हुआ कब था, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। 30 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद में जो जोधपुर के महाराजा हैं जसवंत सिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, औरंगजेब की। कौन सी जेब की, औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अधीनता स्वीकार इस युद्ध के बाद में। लेकिन जोधपुर के महाराजा जो जसवंत सिंह है इस अधीनता स्वीकार करने से पहले ही 1656 में शासक कौन था आपका, शाहजहां ने इस जसवंत सिंह को किसकी उपाधि दी थी, महाराजा की उपाधि दी थी, महाराजा। तो जसवंत सिंह के नाम से पहले आप महाराजा लिखा हुआ देखते हैं, तो ये जो महाराजा की उपाधि है ये किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। कब दी थी, 1656 में दी थी। किसको दी थी, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को दी थी। तो इस उपाधि के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, मारवाड़ से निष्कासन के बाद में दुर्गादास, ये वीर दुर्गादास राठौड़ की बात हो रही है, दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में कौन सा पद दिया गया था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ और आपकी पन्ना धाय, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। वीर दुर्गादास राठौड़ और पन्ना धाय के जीवन से हमें किसकी शिक्षा मिलती है, तो त्याग और बलिदान की शिक्षा मिलती है। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपना संपूर्ण जीवन जोधपुर के जो महाराजा अजीत सिंह है उनके पालन पोषण में खपा दिया, या यूं कहें कि महाराजा अजीत सिंह को जोधपुर का मारवाड़ का शासक बनाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। लेकिन उसी अजीत सिंह ने जब वो शासक बना तो अपने दरबार के अंदर जो मंत्री हैं उनके बहकाव में आकर इस वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। उसके बाद में ये वीर दुर्गादास राठौड़ है ये आपके मेवाड़ चले गए थे और मेवाड़ में इनको हाकिम का पद दिया गया था। मेवाड़ में हाकिम का पद दिया गया था। कुछ समय के लिए यहाँ पर मेवाड़ में रहते थे, लेकिन उसके बाद में अपने जीवन के अंतिम समय में ये महाकाल की नगरी उज्जैन चले गए थे। महाकाल की नगरी कहां पर, उज्जैन चले गए थे, और उज्जैन में ही वीर दुर्गादास राठौड़ का देहांत हो गया था। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। वीर दुर्गादास राठौड़ का देहांत कहां पर हुआ था, उज्जैन में हुआ था। हाकिम का पद इनको मेवाड़ में दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये एक खतन है, ये खतन किस व्यक्ति का है ये आपको बताना है। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, अधिकारी थे और अधिकारी होने के साथ साथ में और क्या थे, ये विद्वान थे। तो हमें विद्वान वाली जो पोर्शन है उसको ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड है इनकी राजस्थान के इतिहास में विशेष रुचि थी। इसने राजस्थान का इतिहास लिखा है व्यवस्थित रूप से, इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। इसको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का पितामह है कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने काफी फेमस एक पुस्तक लिखी है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान।
जिसको दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसकी है? तो कर्नल जेम्स टोड की है। तो इनका यह कथन है कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि विजयों के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, यानी राठौड़ों के बिना मुगल बादशाह अपनी जो विजय है वो फतेह कर पाना मुश्किल था। तो यह कथन किनका है? आपका अंग्रेज थे ये कर्नल जेम्स टोड का।